नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। साइंस एक रोचक और मनोरंजक विषय है और आज कार्यक्रम में हम फोकस कर रहे हैं SERB पर, यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये बोर्ड क्या कार्य करता है, किस तरह से यदि आप रिसर्च करना चाहें साइंस के क्षेत्र में तो आपको फंडिंग भी दे सकता है। आइए कार्यक्रम में चर्चा करते हैं SERB पर। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर राजीव शर्मा का, आप सचिव हैं SERB के। नमस्कार डॉक्टर शर्मा। और साथ ही ग्रुप कैप्टन राजीव महाजन हमारे साथ हैं। नमस्कार। साइंटिस्ट जी SERB के साथ। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर देश में साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो इस समय ताज़ा तस्वीर क्या है? इस समय अगर देखें तो भारत वैज्ञानिकों के संबंध में तीसरे नंबर पे आता है। हमारे साइंटिस्ट जिस तरह का पब्लिकेशन करते हैं उस समय तीसरे नंबर पे आता है। हालांकि अभी हम लोगों का इतना एप्लीकेशंस अभी इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, उसकी अभी ज़रूरत है हमें, लेकिन रिसर्च के लेवल पे अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से। जी, बट डॉक्टर महाजन, जैसे 12वीं के बाद जब चयन करना होता है, जो लोग विज्ञान से जुड़े हैं तो हम सोचते हैं या तो मेडिकल साइंस ले लें या फिर इंजीनियरिंग। क्या इसके अलावा भी विकल्प हैं? बहुत से विकल्प हैं और ज़रूरी ये है कि जो बच्चा 12वीं कक्षा पास करके सोच रहा है कि उसको आगे क्या करना है जी, उसकी सोच में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी पीयर प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर के अंडर ये कर रहा है। और अगर ये क्लैरिटी उस समय है तो एज फार एज साइंस एंड इंजीनियरिंग इज कंसर्न, द R&D, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन science and engineering is concerned, he can definitely take a call and that would be a concrete call actually. जी, लेकिन डॉक्टर शर्मा, अगर कोई रिसर्च स्कॉलर बनना चाहे तो उसका एप्टीट्यूड क्या हो विद्यार्थी का? देखिए, रिसर्च जहाँ तक संबंध है जी, उसके लिए एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए काफ़ी डीप जाने का, किसी भी सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी होना चाहिए उसके अंदर, और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिजल्ट्स एकदम से नहीं मिल जाते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ उदाहरण देके बताइए कि अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो आज क्लाइमेट चेंज की बात होती है, पानी पर बात होती है, कौन से ऐसे विषय हैं जो आप कहेंगे जिस पे शोध होना चाहिए? देखिए, आजकल जो हमारी मेन इश्यूज हैं इस समय, वाटर इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिग इशू एक्चुअली, देन वी हैव क्लीन एनर्जी, दिस इज अनदर इशू एक्चुअली। तो क्लीन एनर्जी का जैसे संबंध लें तो अगर किसी को काम करना है तो वो देखना पड़ेगा कि क्लीन एनर्जी में कौन सा एरिया लेना चाहता है। जैसे बायोफ्यूल्स का एक ऑप्शन है उसके पास में, सोलर एनर्जी का, सोलर एनर्जी के अंदर ही अपने अपने 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं। फोटोवोल्टाइक सोलर है या वो सोलर थर्मल में जाना चाहते हैं, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया में उसका इंटरेस्ट है और फिर उसके साथ में कौन से इंस्टीट्यूट में काम हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो ये पैशन की बात है कि मुझे पैशन है रिसर्च के प्रति, और फिर मैं ये भी समझूं कि कुछ सालों के एफर्ट के बाद जब उसका नतीजा आएगा तो उससे जनहित होगा। Actually, I strongly believe that why R&D in science and engineering, any career which any child want to take up in future, he has to be passionate about it, and how he can understand this. Perhaps when it comes to R&D in sciences, there is a need perhaps wherein at 11th at 12th stage itself we induct students in certain labs along with eminent scientists where they remain during summer internships for about 1 to 2 months. They understand, they realize what exactly is R&D about. The typical image of a scientist where he gets into the microscope and he doesn't get up throughout the day, that would be clarified further. The research will be seen, the science will be seen as more of an interesting thing which is curiosity driven actually. Every curiosity driven thing cannot lead to path of discovery always. So he will also understand that though there is a need for questioning in the science, but every question will not lead to certain answers. So that will develop definitely patience in him at that stage itself. So perhaps there are programs in the country
from various modes, we need to strengthen those programs which induct school students at this stage. जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जिज्ञासा जो है बहुत ज़रूरी है यदि आप रिसर्चर बनना चाहें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रश्न ज़रूर पूछें, उत्तर मिले ना मिले लेकिन आप प्रश्न पूछते रहें। और इस समय यदि आप SERB के रोल पर या फिर साइंटिफिक रिसर्च पर कोई सवाल करना चाहें डॉक्टर राजीव शर्मा से या डॉक्टर राजीव महाजन से, तो हमारा फ़ोन नंबर नोट करें। आप हमें सीधा फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर 23097532, दैट्स 23097532। दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाइएगा। डॉक्टर राजीव शर्मा, SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसकी स्थापना जो है पार्लियामेंट के एक्ट से हुई, और उससे पहले जो इतिहास रहा जब ये काउंसिल थी, थोड़ा बताइए दशक दर दशक क्या सफर रहा और क्या उद्देश्य है? एक्चुअली ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का जो प्रेडेसेसर था, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल, ये बेसिकली मिनिस्ट्री के बनते ही आ गई थी। तो 70s में स्टार्ट हो गई थी। तो शुरू में छोटे पैमाने पर, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और बाद में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये सोचा गया कि इसको एक अलग ही एक विंग बना दिया जाए अपने आप में, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाए। तो इस समय जैसे बोर्ड बना पार्लियामेंट के एक्ट के तहत में, तो 5 साल से बोर्ड काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले भी काउंसिल ने काफ़ी काम किया था, उसमें अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट दिए। उन्होंने कहना चाहिए कि नींव रखी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च की इंडिया के अंदर, और अब उस लेवल पे अब हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं डॉक्टर महाजन कि पिछले 5 दशकों में जो वैज्ञानिक बने हैं भारत में, अधिकांश कहीं ना कहीं SERB से या काउंसिल से जुड़े? Oh, very much. In fact, taking a cue from what Dr. Rajesh Sharma, Secretary SERB says, if I have to say, it would not be a very bold statement. I will say that last 5 decades, today when we look at the eminent scientists all around us, whether they are the directors of the institutes, the organizations, the departments, they all owe it to the SERC, the earlier Scientific and Engineering Research Council, which eventually became Science and Engineering Research Board in 2009 under Parliament Act. To give you a classical example, the present Secretary DST, Professor Ashutosh Sharma, I'm sure he must be having also some kind of association with any of the projects during his earlier career path and the mid-range career, and even at the seniority levels. जी, और SERB के विभिन्न प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, किस तरह से ये संस्था ग्रांट देती है, फेलोशिप देती है, ये हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल रांची चलते हैं जहां से फोन लाइन पर हमारे पहले दर्शक सवाल करना चाहते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैं सागर बात कर रहा हूँ रांची से सर। जी पूछिए सवाल। सर मेरा ये सवाल है सर कि मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, इंटर कंप्लीट करके अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हूँ सर। जी। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स ऑनर्स है सर मेरा। जी। और सर मैं रिसर्च पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड उस तरीका का नहीं है। मैं एक बहुत निचले स्तर के फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ। मैं एक छोटा सा गाँव में रहने वाला लड़का हूँ सर। जी, आप किस विषय में रिसर्च करना चाहते हैं? ओके सर, मैं फिजिक्स में सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे मैं सर काम करना चाहता हूँ। मैकेनिक्स में इसमें मुझे बहुत ही रुचि रहता है सर। जैसे कि मेरे दिमाग में इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं हमेशा कि जैसे अगर धरती अगर उल्टा हो जाए तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैसे काम करेगा, क्या और अगर आपको आर्थिक सहायता मिल जाए तो आप जरूर रिसर्च करना चाहेंगे? हाँ सर, जरूर कर सकता हूँ सर, करूँगा, इस पे इंटरेस्टेड हूँ सर। जी हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि उत्सुकता अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन ये भी हमें देखना होता है जब हम रिसर्च सपोर्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि इस तरह का काम कोई और तो नहीं कर रहा है। तो जो यूनिकनेस होती है वो ज़रूर देखते हैं हम लोग, और ओवरलैप ना हो किसी और से, ये कोशिश करते हैं। अब जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन निकली, न्यूटन साहब के ज़माने से चला आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है इसके ऊपर। अब उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो शायद अगर करना चाहें तो उसमें ज़रूर एक्चुअली इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई संस्था मिल जाएगी जो इनको। तो फिर जैसे हमारे मित्र हैं रांची से और इनके पास सवाल है, शोध करने का एक विषय भी है, ये SERB से कैसे एक संपर्क कर सकते हैं जानने के लिए? जैसे आपको जहाँ तक संबंध कांटेक्ट करने का संबंध है, हम लोग एक्चुअली फेसबुक पर भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, ईमेल है हमारा अवेलेबल, तो उस पर हमेशा ये कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि SERB के जो प्रोग्राम शुरू होते हैं, जो प्रोग्राम सपोर्ट शुरू होती है, वो PhD करने के बाद शुरू होती है हमेशा। अच्छा।
क्योंकि हमारे यहाँ हायर लेवल के रिसर्च पे हमारा आता है इशू एक्चुअली। उसके नीचे की सपोर्ट करने के लिए जनरली कॉलेजेस वगैरह में उस तरह की जी, प्रबंध हैं। तो डॉक्टर महाजन थोड़ा बताइए किस तरह की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट SERB द्वारा दी जाती है। See, we have a program divided into 3 parts if you look at. The first segment, which we generally call is the extramural research, the core research grant, which is divided into various programs and schemes actually, and which is there in 5 basic disciplines if in case we have to divide. One is chemical sciences, other is physical and mathematical sciences, life sciences, engineering sciences, and the last one, the earth and atmospheric sciences, for which I contribute also to some extent. Then the second category of the funding is in terms of fellowships and awards actually. And when we say fellowships, there are various types of fellowships which targets different categories of people. For example, there is a fellowship known as Ramanujan Fellowship. The aim of this fellowship is to encourage people who are abroad, the scientists who are abroad, and they want to come back actually. And you will be happy to know that a major number of the people whom we have funded, almost we have funded about 400 Ramanujan scientists so far. A majority of them have come back and settled in the country. So that's one big contribution of SERB, that we've been able to get the best brains come back to India. Exactly. And even at the junior level, there are some fellowships. For example, somebody has just finished his PhD, right? And he want to undertake some kind of research. So there is a fellowship known as National Postdoctoral Fellowship, for which even if he doesn't have any permanent job, rather he should not have a job, a permanent job at this stage. So this is a breathing period after he completes his PhD. So he can be given this 2 years fellowship, wherein he inducts himself into research, at the same time looks forward to some permanent positions in the R&D, and so way there are fellowships which we target towards the women excellence. There are women who lose touch with R&D because of their domestic reasons. So there are schemes to target them. There are schemes which targets the weaker sections of the society. And the third category is in terms of our partnerships. There are 2 types of linkages we have: the national partnerships and the international partnerships. And of course, we'll ask you more on both these partnerships, the national and the international partnerships. But let's cut across to Jammu now, जहाँ से अगले दर्शक अपने सवाल के साथ तैयार हैं. हेलो सर. जी, सवाल पूछिए प्लीज. सर, मेरा क्वेश्चन इंजीनियरिंग के ऊपर है सर. मैं इंजीनियरिंग के बाद रिसर्च फील्ड में आना चाहता हूँ. आई एम सिविल इंजीनियर सर. जी. तो इसके लिए आगे क्या करना पड़ेगा सर? आप अभी क्या कर रहे हैं? सर, अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है, तो जियोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं. आगे जियोलॉजी पे रिसर्च. जी. ये भी जैसे आपने कहा केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, जियोलॉजी भी एक लोकप्रिय विषय है. बिल्कुल इन्होंने सही कहा. और अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज जो एक जेनरिक फील्ड हम जब कहते हैं, इसके बहुत से आगे सब डिसिप्लिन्स हैं. So earth sciences में there are fields like geology, there is geophysics, there is geochemistry, and so on. And there are many sub-disciplines. So in case he is interested in taking the research in geology, I mean the sky is the limit actually. तो हमारे जो लोग SERB से जुड़ सकते हैं, और ये एक तरह से नेशनल R&D फंडिंग एजेंसी है, कौन है जो एलिजिबल है आपसे संपर्क करें? जैसे मैंने ब्रॉड एलिजिबिलिटी बताई कि कम से कम PhD होना जरूरी है. अच्छा. ज़्यादातर प्रोग्राम्स में PhD होना बहुत जरूरी ठीक है. एक्सेप्ट फ्यू प्रोग्राम्स जहाँ पे हम लोग अलाउ करते हैं PhD के वालों को भी. ठीक है. उसके बाद में फिर अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग एज लिमिट भी बना रखी है. जैसे यंग साइंटिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स हैं. अच्छा. उसमें 35 साल किसी में 40 साल है. इस तरह की हमने एज लिमिट लगा रखी है. सीनियर साइंटिस्ट लेवल पे हमने कोई लिमिट नहीं लगाई है. लेकिन जो है स्क्रूटनी उस हिसाब से बढ़ती जाती है. अच्छा. या यंगर साइंटिस्ट के लेवल पे स्क्रूटनी इतनी ज़्यादा नहीं करते हम लोग. केवल सब्जेक्ट को देखते हैं और थोड़ा क्या एंथुजियाज्म है उस साइंटिस्ट में, ये देखते हैं. तो यंग साइंटिस्ट कौन बन सकता है? उसके लिए कौन से पसंदीदा विषय हो सकते हैं?
हम लोग तो एक्चुअली सारी सब्जेक्ट कवर करते हैं, जैसे साइंस और इंजीनियरिंग में तो कोई ख़ास हम लोगों ने इस तरह का भेदभाव नहीं है आपस में करते कि ट्रेंड अगर देखें जी, तो केमिकल साइंसेज में जैसे बहुत आते हैं हमारे पास में। अच्छा। यंग साइंटिस्ट लेवल पे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग साइंसेज में बहुत प्रपोजल्स आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। लाइफ साइंसेस, लाइफ साइंसेज हमेशा से रहा है, तो लाइफ साइंस में काफ़ी ज़्यादा। और कहाँ पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पर आने वाले समय में आपको लगता है कि उठ सकता है ट्रेंड? हाँ नहीं, कुछ जैसे था मैथमेटिक्स, हमें लगा कि मैथमेटिक्स से बहुत कम लोग प्रपोजल दे रहे हैं जी और उसका संबंध ये नहीं था कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट कम है मैथमेटिक्स में। जी, साइंटिस्ट हैं लेकिन वो सोचते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा झंझट में पड़े, कम पैसे में काम चल जाता है। जी। और हमारे दोनों मेहमान आज डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर महाजन, दोनों ने एमएससी जो है मैथमेटिक्स में की और डॉक्टर राजीव शर्मा ने तो फिर पीएचडी भी मैथमेटिक्स में की। इस समय दिल्ली से एक और दर्शक फोन लाइन पर। हेलो जी, सवाल पूछिए प्लीज। हर्ष बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, दिल्ली से। जी, गुड इवनिंग। हाँ, मैंने ना एमएससी फिजिक्स रखी है, तो मैं आगे ना रिसर्च करना चाहता हूँ फिजिक्स पे। जी, आपने एमएससी की है फिजिक्स में, डॉक्टर शर्मा? हाँ, फिजिक्स भी एक एरिया है, हम लोग सपोर्ट करते हैं उसके अंदर, लेकिन इन्हें कहीं से पहले पीएचडी। अच्छा, पहले पीएचडी जरूर करना पड़ेगा उसके अंदर। पर जैसे जो रिसर्च बनना चाहता है बीएससी के बाद उसे एमएससी करना जरूरी है? हाँ जी, साइंस में जरूरी है। तो इसका मतलब ये सही दिशा में है, एमएससी इन्होंने की हाँ है। जी, हाँ जी। इसके बाद इन्हें अब पीएचडी करनी इसका चाहिए। पीएचडी करेंगे, उसके लिए कहूँगा कि ये नेट और गेट की क्वालिफिकेशन होती है, उसको क्वालिफाई करें, फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में फेलोशिप के साथ जा सकते हैं। तो डॉक्टर शर्मा, जैसे बीएससी के बाद आपने कहा एमएससी करना जरूरी है और फिर रिसर्चर बन सकता है। अगर कोई विद्यार्थी बीटेक कर रहा है तो क्या उसके बाद उसे एमटेक करना जरूरी है रिसर्चर बनने के लिए? जरूरी नहीं है, अगर बीटेक में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट डायरेक्टली पीएचडी में ले लेते हैं। लेकिन अगर एसईआरबी की फंडिंग चाहिए तो भी उसे पीएचडी करनी पड़ेगी उसके बाद? हाँ जी, पीएचडी तो अवश्य पीएचडी अवश्य है। लेकिन भारत में ट्रेंड क्या है? लोग पीएचडी कर रहे हैं, जैसे आप दोनों ने पीएचडी की है, पीएचडी का ट्रेंड बढ़ा है? Number of PhDs definitely have gone up over a period of time, Okay. and they are growing. I won't say they are growing at a certain pace, but इन सज्जन का जो प्रश्न था, जो दिल्ली वाले सज्जन थे, इनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि नेट और गेट क्वालिफिकेशन के बाद में इनके पास एक जरिया ये भी है कि जो SARB से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, हम रफली 1500 से 2000 के करीब प्रोजेक्ट्स एक साल में फंड करते हैं। अच्छा, तो अगर ये उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं और इनके पास नेट क्वालिफिकेशन है तो इनको यहाँ से मदद भी मिल सकती है फाइनेंशियली और ये अपनी पीएचडी भी कंप्लीट। थोड़ा बताइए, नेट क्वालिफिकेशन और ये जो गेट क्वालिफिकेशन है ये कौन सी स्टेज में करे स्टूडेंट? ये बेसिकली एमएससी करते करते एमएससी के लास्ट ईयर में कर सकते हैं, उसके बाद भी 2 साल तक वैलिड रहते हैं ये कोर्स। यानी बैचलर्स के बाद? बैचलर नहीं, मास्टर्स के बाद में। मास्टर्स के बाद? या मास्टर्स जब खत्म होने वाला हो उस समय ये, क्योंकि ये 2 साल तक वैलिडिटी होती है। अच्छा, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, 2 साल के अंदर ही इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा कहीं भी अगर करते हैं उसके बाद में। ओके। तो जैसे डॉक्टर महाजन आप बता रहे थे कि SERB के लिंकेजेस नेशनल स्तर पे भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, थोड़ा और बताइए। नेशनल स्तर पर हम कुछ मिनिस्ट्रीज के साथ में जुड़े हुए हैं। एक हमारा प्रोग्राम है फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ में कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम है जो सेल टावर रेडिएशन को मेज़र कर रहा है और उसको कैसे नियंत्रण में रखा जाए, उसके आगे उसके बारे में क्या उपचार किए जाएं, उसके बारे में बहुत सा शोध हो रहा है। और ये प्रोग्राम जो है हम मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के साथ में। अच्छा, इसके अलावा हमारे कुछ प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के साथ भी हम कर रहे हैं। ओके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, ग्लोबल लिंकेजेस? हाँ जी, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे यूएस में 2 मेजर उनकी एजेंसीज हैं। एक कहलाती है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ NIH, अच्छा, और नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, दोनों के साथ हमारे टाई अप्स हैं। और ऐसे ही यूके में न्यूटन भाभा फंड है जो वहाँ की रॉयल सोसाइटी चलाती है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। कनाडा में अभी हमारा एक इनकी इंडस्ट्री रिलेटेड रिसर्च पे काम कर रहे हैं, मैटेक्स करके एक एजेंसी है, उनके साथ में अभी हमारा MOU साइन हो रहा है। तो इस तरह के सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। सारे ही प्रोग्राम्स में पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स और कुछ डॉक्टरल स्टूडेंट्स दोनों के लिए फेलोशिप का प्रोविजन किया दोनों की जाएगा। प्रोविजन है। और जो इनमें आ रहे हैं उसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों आ रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो रुझान सभी के प्रति है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। इनफैक्ट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम
कुछ ऐसी स्कीम्स का डेवलपमेंट करें, और ऐसी स्कीम्स हैं हमारी ऑलरेडी हैं कुछ, और आने वाले समय में कुछ और हम स्कीम्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम वुमेन को इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी मिले और पार्टिसिपेशन रहे उनका, और एनहेंस रहे आने वाले समय में, आई विल से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहे, इसका पूरा प्रयास है। पर जैसे हम फंडिंग करते हैं SERB के माध्यम से, जो भी व्यक्ति एलिजिबल माना जाता है, तो क्या SERB डायरेक्टली उस इंडिविजुअल को फंड करता है या उसे किसी संस्था के थ्रू आएगा और संस्था को फंडिंग मिलेगी? हाँ, ये हमेशा किसी संस्था के थ्रू ही होता है इस तरह फंडिंग जो होती है। तो हम लोग ये, जैसे हम लोग एलिजिबिलिटी में लिखते हैं कि उस साइंटिस्ट को किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ में एफिलिएट होना बहुत ज़रूरी होता है जी। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं डॉक्टर महाजन, थोड़ा बताइए, जो पूरी आपकी कनेक्टिविटी है जिसे आप कहते हैं एनुअल SERB कनेक्टिविटी, इसे कैसे समझें? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पूरे सारांश में इस पूरी पिक्चर को देखें तो ये कहती है कि SERB अगर एक साल में हम ये सोचें कि कितने साइंटिस्ट लोगों को कनेक्ट करती है, तो करीब 8 से 10 हज़ार साइंटिस्ट जो हैं हमारे साथ डिफरेंट मोड्स में, डिफरेंट रिसर्च फेलोशिप्स में, डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, वो किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। चाहे वो फेलोशिप्स हैं, चाहे वो अवार्ड्स हैं, चाहे वो हमारी कुछ जैसे मैंने बताया वीकर सेक्शन से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम्स हैं। इस तरह से मतलब ये सारांश में 8 से 10 हज़ार साइंटिस्ट हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो ये संख्या जैसे बढ़ रही है, और जैसा SERB कहता है कि वी मेक गुड आइडियाज वर्क, सो द फंडिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। हाँ, अभी तक तो हमारी फंडिंग में काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे 4 साल के अंदर 200 करोड़ से 800 करोड़ का हमारा बजट हो गया है, लेकिन अब जरूर लगता है कि शायद अगर और भी बजट होता हमारा तो बड़ा अच्छा रहता। यानी डिमांड है, डिमांड बहुत है हमारे पास में जी। और ये जो लाल और हरे रंग में जो है, ये ग्रोथ दर्शा रही है डॉक्टर महाजन? बिल्कुल, जैसा सेक्रेटरी साहब ने कहा, अगर आप देखें कि 5 साल पहले हमारा जो बजट 200 करोड़ था और आज ये 800 करोड़ हो गया है। जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल के अंदर इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक अच्छा संकेत है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा अच्छा संकेत इसको मानूंगा कि नॉट ओनली दैट वी हैव इंक्रीज आवर funding, not only our budgets have increased. If you look at this chart, we have continued in adding lot of new schemes, evolving new schemes, almost at the rate of 2 to 3 schemes every year actually, and that is what we feel that we have been contributing in. तो साल दर साल बजट बढ़ रहा है, नई स्कीम्स आ रही हैं। चलते चलते जानना चाहेंगे, आप आउटकम्स कैसे मेजर करते हैं? कैसे हम कहें कि जिस चीज़ के लिए फंडिंग हुई उस प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छे मेजरेबल आउटकम्स भी दिए देश हित में? अभी तक जो हमारा फोकस रहा है आउटकम को मेजर करने का, एक तो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में हमारा रहता है, जोर रहता है। उसके हिसाब से जैसे मैंने कहा कि इंडिया की पोजीशन 3rd से 4th के बीच में चलती रहती है। कितने स्टूडेंट्स उसमें ट्रेंड हुए हैं, कितने लोगों ने, जैसे बता रहे थे PhD हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स में करते हैं, कितनी मैन पावर हमारी डेवलप हुई रिसर्च करने के लिए, कितने नए ग्रुप्स हमने रिसर्च में क्रिएट किए जी, और कितनी फैसिलिटी क्रिएट की हमने इंडिया के अंदर जी रिसर्च करने के लिए। इस पे तो चलते वो जो रडार का उदाहरण है वो थोड़ा बताइए कि जब हम अपना एक रडार बनाते हैं, ये भी SERB का एक कंट्रीब्यूशन है, एक उदाहरण है सफलता का? बिल्कुल, हमने इस तरह के 3 रडार का प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लिया था आज से कुछ साल पहले। एक नैनीताल, कलकत्ता और कोचीन। उसमें से जो सबसे पहला रडार उभर कर आया है वो कम्प्लीटली इंडिजिनसली डेवलप्ड रडार है, और हमें बहुत खुशी है कि सिर्फ कुछ सप्ताह पहले ही हमारे जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये रडार सौंपा है पूरे देश को। और ये रडार क्या करने वाला है? ये रडार एटमॉस्फेयर को मेजर करने वाला है, बिल्कुल लोअर हाइट से लेके 20 किलोमीटर तक। इसकी बहुत सी खूबियां हैं, और इस रडार को नॉट ओनली कंट्री में सराहा जा रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड इसके बारे में इसका चर्चा है। तो ये SERB की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। जी हाँ। और ऐसे क्या और भी उदाहरण हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े, अन्य फील्ड से जुड़े? बहुत से उदाहरण हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज दैट वी आर वर्किंग इन वेरियस सेक्टर्स, हेल्थ, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड सो ऑन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर कि एक हमारे इंस्टीट्यूट हैं करनाल में, जो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूशन जो है, उन्होंने एक
बड़ी लो कॉस्ट स्ट्रिप्स उन्होंने ईजाद की हैं। अच्छा। और वो स्ट्रिप्स का क्या काम है कि वो जो मिल्क है उसके अंदर कितना एडल्ट्रेशन है, कितना कंटेमिनेशन है, जस्ट बाय डिपिंग दोज strips you can measure, even a common household lady can measure whether this milk is pure or this milk has a problem. So I mean science R&D is happening at all the levels, very high end levels and at the lowest level actually. These are very, very heartening examples, and I'm sure you like to know more about them. If that is the case, you can always log on to SERB's website as well, which is www.serb.gov.in, both for knowing more about the success stories and also about the new opportunities that you will come up with. So can we expect that every month, 2 months, there will be more opportunities for people to really come to the website and apply? या एक्चुअली जैसे हमारे करीब इस समय 22 के करीब प्रोग्राम्स चलते हैं। अच्छा। और सारे प्रोग्राम्स में साल में 2 बार कॉल्स हम लोग देते हैं, एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं लोगों से। सो उसको अलग अलग टाइम पे हम लोग अलग अलग स्कीम को अनाउंस करते हैं जिससे एक साथ पूरा लोड ना आ जाए हमारे ऊपर। जी। तो अब जैसे अभी 31 अगस्त को एक ख़त्म होने वाली कॉल हमारी, इसमें जनरल कोर रिसर्च ग्रांट को जिसको हम लोग सपोर्ट करते हैं उसके लिए प्रपोजल मंगाए हैं। अब 2 महीने के अंदर फिर हमारा यंग साइंटिस्ट के ऊपर एक कॉल आने वाली है। तो इस तरह के प्रोग्राम आते रहेंगे हर 2-2, 3-3 महीने पे। और लोग अप्लाई कर रहे हैं। लोग अप्लाई कर रहे हैं। पर जो हम में से लोग रिसर्च के प्रति रुचि रखते हैं, हमें लगता है इसमें बहुत सालों लग जाएंगे और उसके बाद भी अनिश्चितता है। ये मिथ है या इसमें सच्चाई है? हाँ नहीं, जैसे अगर ये देखें कि प्रपोजल जितने आ रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो अभी मैं कहूँगा कि पैसा बढ़ रहा है हमारे पास में, लेकिन अभी भी इतना पैसा नहीं सबको फंड कर सकें। अच्छा। तो हमारा एक्सेप्टेंस रेट जैसे 20% ही रहता है। तो 100 में से अगर 20 प्रोजेक्ट एक बार फंड कर पाते हैं तो प्रोजेक्ट्स तो बहुत आ रहे हैं और कई अच्छे भी लगते हैं हम लोगों को देखने में जी, लेकिन फिर वो प्रायोरिटी बनानी पड़ती है हमें कि किस हिसाब से उनको फंडिंग की जाए। जी, लेकिन आज कार्यक्रम में आके ये बताने के लिए कि भारत में साइंटिफिक रिसर्च की तस्वीर क्या है और कैसे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB नेशनल R&D फंडिंग एजेंसी है, आपकी आर्थिक सहायता कर सकता है, हैंड होल्डिंग कर सकता है, ताकि जैसे उदाहरण यहाँ पे डॉक्टर साहब ने दिए, चाहे रडार की बात हो या उस स्ट्रिप की बात हो, इस तरह के नए इनोवेशंस भारत को मिले और उससे समाज का कल्याण हो। इस चर्चा के लिए डॉक्टर राजीव शर्मा और ग्रुप कैप्टन राजीव महाजन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।